हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4 का पार्ट 2, जो हमारी क्लास 12 की बुक एनसीईआरटी के लिए है और सीबीएसई में चलती है। तो देखिए इसमें क्या डिस्कस करेंगे। हम प्राइवेटाइजेशन डिस्कस करेंगे और ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट को जरूर देखिएगा, उसमें हमने लिबरलाइजेशन डिस्कस किया है। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। निजीकरण यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, पीएसयूज थे, जो आपके बहुत सारी कंपनी जो गवर्नमेंट चला रही थी, उनको हमने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया यानी बेच दिया। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि हमने अपने देश की इकोनॉमी को, देश के ट्रेड को, कॉमर्स को बाकी देशों के साथ ट्रेड करने की इजाजत दे दी। बाकी देश में खुले रूप से हमारे देश में ट्रेड कर सकते थे और बाकी हमारी इकोनॉमी को हमने क्लोज इकोनॉमी से ओपन बना दिया। पहले प्रोडक्शन करते थे ना, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करते थे 1991 से पहले, लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद हमने ये भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दिया। एलपीजी में था ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो दोनों अब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम ये दो चीजें। आइए अब चलते हैं आगे। Privatization, it is the process of transferring ownership rights of public sector units to private sector. It can happen in two ways. यानी हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। वो दो तरह से होता है। कैसे होता है? आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। आउटराइट मतलब सेल कर दिया, बेच दिया हमने, है ना। कोई कंपनी थी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बदले पैसा ले लिया और प्राइवेट सेक्टर किसी विशेष इंडिविजुअल को दे दी। जैसे अंबानी जी को दे दी हमने कोई इंडस्ट्री अपने देश की, तो क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइज। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने कंपनी में प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बना लेती है, किसी इंडिविजुअल को, उसके शेयर्स होते हैं बहुत सारे। अब उसमें क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके चलाते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इंडस्ट्री, आपकी मिक्स्ड एंटरप्राइज। एक फैक्ट्री में दोनों की पार्टनरशिप है सपोज। लेकिन अब क्या करती है गवर्नमेंट, विड्रॉ कर लेती है, यानी हट जाती है वहां से। गवर्नमेंट हट गई तो कौन बच गया मैनेजमेंट में, प्राइवेट सेक्टर, और बदले में अपनी पार्टनरशिप के बदले में पैसा ले लेती है। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं, या तो पूरी तरह सेल कर दो, उसको बेच ही दो प्राइवेट सेक्टर को, या फिर उसमें जो चल रही होती है मिक्स्ड जो एंटरप्राइज था उसकी पार्टनरशिप गवर्नमेंट हटा लेती है और खाली प्राइवेट को दे देती है। नोट, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस इज एन एंटरप्राइज जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स। ये तो समझ में आ गया होगा। देन व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा निवेश करना, लगाना किसी फैक्ट्री में, फर्म में, बिजनेस में। डिसइन्वेस्ट मतलब पैसा निकाल लेना वहां से। Disinvestment is a policy to promote privatization by selling share capital of public sector undertakings or PSUs to private sector. Disinvestment कैसे होता है? मान लीजिए कोई फर्म है, एंटरप्राइज है जो पब्लिक सेक्टर चला रही थी, उसने क्या किया कि अपना पैसा वापस लिया, यानी बेच दिया, तो पैसा वापस तो लेना होता है भाई, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अब पैसा उसने कमा लिया, यानी गवर्नमेंट ने अपना पैसा वापस ले लिया उस फैक्ट्री से, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट इज डन टू इंप्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड लीड टू मॉडर्नाइजेशन। देखिए मैंने पहले ही बताया, गवर्नमेंट सेक्टर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ढंग से प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, ना ही देश में तरक्की हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई इनको चलाने से बेहतर इन्हें बेच डालो। भाई जो आपकी भी मान लो कोई बाइक नहीं चली तो आप क्या करें, इसे बेच दो, ठीक है, इससे कुछ पैसे कमा लो। ऐसे गवर्नमेंट कर दिया, नहीं चल रही फैक्ट्री, प्राइवेट वालों को बेच दो, उसे ठीक ठाक कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप अगर सैलरी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। तो जो फर्म्स काम नहीं कर रही थी, एंटरप्राइज ढंग से काम नहीं करते गवर्नमेंट के, उन्होंने उनको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वहां पे मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ सके, यानी काम करने की जो गुणवत्ता है वो बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, वो ग्रो कर सके, मतलब फैक्ट्री डेड ना हो जाए। पता चला गवर्नमेंट कंट्रोल करे, धीरे धीरे करके वो खत्म ही हो गई, इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट उसको बेच देती है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मैनेजिंग डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट। अब कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, अब इसको पैसा तो मिलता ही है, और वो पैसा कहाँ काम आता है गवर्नमेंट को, बेचकर प्राइवेट सेक्टर को। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए तो उससे पैसा मिलता है, वो डेफिसिट जो होता है गवर्नमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट होता है, या बहुत ज्यादा खर्चा करती है, कई बार टैक्स से उसकी आमदनी इतनी नहीं होती, खर्चे बहुत हो जाते हैं, वो खर्चे को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट अपना बेच देती है। कई बार होता है हमारा कि हमारी नौकरी चली गई, या नौकरी में पैसे कम मिल रहे हैं, या हमने लीव ज्यादा ले ली तो सैलरी कम आई, हम क्या करेंगे, अपनी बाइक बेचकर अपने घर का
काम चला लिया, हमने खर्चा चलाया, ऐसे गवर्नमेंट भी खर्चा चला लेती है अपना, सिंपल शब्दों में कहा जाए। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, इट वॉज मेनली नीडेड इन इंडिया ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए ई यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ई को काउंट मत कर, ई पुअर नहीं है, ये सिर्फ पुअर है। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी था। इनएफिशिएंसी रेगुलेटरीज और सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनएफिशिएंसी बहुत थी इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी था। हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ? कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएसयूज, ये तो पहले भी आपको डिस्कस किया गया है कि पीएसयूज जो थे, पब्लिक सेक्टर जो था, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई जब हमारी 1950 में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। इसी वजह से 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें क्लियरली आउटलाइन था की रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयूज का की रोल था, मतलब मेन काम जो था, मेन जो इंपॉर्टेंस थी वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की थी। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी हमारी पॉलिसी में 1991 के पहले। इंडिया डाइवर्सिफाइड इट्स इंडस्ट्रीज एंड मेड गुड बेस ड्यू टू पीएसयूज, हालांकि पीएसयूज ने बहुत अच्छा काम किया, डाइवर्सिफिकेशन मिला इंडस्ट्रीज को, अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी। इट वेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीरियन एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल, तो मतलब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका। पहले क्या था, हमारा देश एग्रेरियन देश था, उसके बाद इंडस्ट्रियल देश बन गया हमारा, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आ गई पीएसयूज की वजह से। कैसे हुआ? अब पीएसयूज गिव नवरत्नास एंड मिनी रत्नास टू इंडिया। देखिए बहुत सारे काम किए पब्लिक सेक्टर ने आपके यहाँ पे, उसने नवरत्नास दिए हमें, मिनी रत्नास दिए, बट ग्रेजुअली दे बिकेम अ डेड वेट एंड सोशल लायबिलिटी ड्यू टू ह्यूज लॉसेस व्हिच वर माउंटिंग। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन चल रही है, भूमिका चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन लाना ही क्यों पड़ा हमारे देश में, तो ये पब्लिक सेक्टर को बहुत की रोल था, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस दे रही थी, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन धीरे धीरे चल के वो डेड वेट बनी। डेड वेट कैसा होता है कि जैसे कोई लाश उठा रखी हो अपने कंधों पे, डेड वेट का मतलब ये होता है, यानी कि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा आपको, आप बस उसका बोझा उठा रहे हैं, ठीक है। ह्यूज लॉस हो रहे थे और बहुत सारा नुकसान बढ़ता जा रहा था, लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत था पब्लिक सेक्टर में। Owing to this 1991 the government decided to phase out public sector enterprise। phase out का मतलब उन्हें बेच डालने का निर्णय किया गया बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो घाटे में चल रहे थे, जो पीएसयूज घाटे में चल रही थी, उनको बेच डालने का निर्णय लिया गया। नवरत्नास were kept due to their efficient performance and efforts were made to increase their competitive strength। नवरत्नास को रोक लिया गया क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो एफिशिएंट थे, काम बहुत अच्छा कर रहे थे वो लोग। Done। नवरत्नास कौन से हैं? A term derived from 9 Jews in the court of King Vikramaditya who were men of eminence and rare wisdom। नवरत्न वो थे विक्रमादित्य के दरबार में जो बहुत ज्यादा एमिनेंट थे, स्कॉलर्स, बहुत विद्वान लोग थे, उनको नवरत्नास कहा गया। 9 लोग थे, 9 रत्न। ऐसे ही अकबर के उसमें भी 9 रत्न थे, नवरत्नास थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया identified industries with efficient performance and bestowed them the title of Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी गवर्नमेंट के लिए, उनको इसने 3 नाम दिए, महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। दे आर रिगार्डेड एज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे देश की ग्रोथ का एपिसेंटर यानी ध्रुव माने, मतलब एक सेंटर माना जाते हैं, फोकल पॉइंट माने जाते हैं। महारत्नास से नवरत्नास कौन कौन से? महारत्नास में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईओसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आती है। नवरत्नास में आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। देखिए 2 लिए गए हैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए हैं, आपको याद करने में दिक्कत होगी, आपकी बुक में भी इतने ही हैं। मिनी रत्नास कौन कौन से? भारत संचार निगम लिमिटेड है, बीएसएनएल। अगर आपको एग्जाम पे पूछा जाए, देखिए आपके एमसीक्यूज में भी सवाल आ सकता है, आपके वैसे डिटेल में भी आ सकता है कि 3 एग्जांपल दीजिए मिनी रत्नास, नवरत्नास के। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग टू टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी भी आपकी किसमें आती है? मिनी रत्नास में आती है। देन ऑब्वियस गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मतलब जो बिल्कुल प्रस्तुत, जो एकदम विजिबल गेन्स थे प्राइवेटाइजेशन के, वो क्या थे?
Privatization works for profit motive and self-interest only, and entrepreneurs always work best for self-interest. This leads to efficiency and high productivity. इनसे प्रोडक्शन बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि जब कोई खुद के लिए काम करता है तो अच्छा करता है. प्राइवेट वाले क्या आता है, मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैं अपने लिए ज्यादा अच्छा काम करूंगी, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा अच्छा काम नहीं करूंगी, तो एफिशिएंसी बढ़ी. प्राइवेट कंपनीज वर्क विद एफिशिएंसी एट डोमेस्टिक लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल. दोनों जगह अच्छा काम करती हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन. ये बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है. गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें प्रोड्यूस करेगी. ये हर चीज वो प्रोड्यूस करेंगे जो मार्केट में बिकती है. मतलब रबर बैंड से लेकर हेयर बैंड से लेकर आपका जो रिस्ट बैंड होता है, फ्रेंडशिप बैंड है, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, सब कुछ. गवर्नमेंट सेक्टर ग्रीटिंग कार्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी. ये सब कुछ उल जलूल सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं. प्राइवेट सेक्टर जनरेट्स हाई प्रॉफिट्स. इसमें प्रॉफिट्स बहुत हाई होते हैं क्योंकि लोगों की डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं और लोग इनकी चीजें खरीदते हैं, वो पैसा कमाते हैं. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस रीडिफाइन द बेंचमार्क ऑफ गुड ग्रोथ. अब जो प्राइवेट सेक्टर जो एमएनसीज होती हैं वो ग्रोथ के बेंचमार्क सेट करती है, मतलब एक मापदंड सेट करती है, भाई ऐसा होना चाहिए कम से कम काम, जैसे एफिशिएंसी के साथ, प्रॉफिट के साथ ऐसा होना चाहिए, बिजनेस ऐसे करना चाहिए, ये बताते हैं हमें. प्राइवेट सेक्टर प्रमोट्स सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड्स बेटर वैल्यू एंड चॉइस टू कंज्यूमर्स. बेटर चॉइस मिलती है, बहुत सारी वैरायटी मिलती है कस्टमर्स को प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स के साथ में. इम्पैटिव लॉसेस, जो लॉसेस थे जो वहां बहुत विजिबल थे इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर, वो क्या है? सोशल इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर और नॉट कंसिडर. सोशल वेलफेयर की कोई बात ही नहीं करता प्राइवेट सेक्टर में. इन प्राइवेटाइजेशन देयर इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस फ्री होते हैं, यानी जो बिकता है मार्केट में वही बनता है. गरीबों के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं होता. और उनके लिए प्रोड्यूस होता है जिनके पास पैसा होता है. जिनके पास पैसा नहीं, उनकी चीजें प्रोड्यूस, उनको ध्यान में रख के चीजें प्रोड्यूस नहीं की जा सकती. ठीक है. Sirsila tragedy took place in Andhra Pradesh where 50 workers had to commit suicide due to wage cuts owing to hike in rates of power supply due to privatization of power supply industry. अगर ये केस आए तो आप लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 50 वर्कर्स ने सुसाइड किया था क्योंकि वहाँ पावर रेट्स बढ़ गए और उनकी इंडस्ट्री, उनका जो फैक्ट्री थी उसने अपना वेज कट कर दी, उनकी आमदनी घट गई और उन्हें सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी थी. ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी थी जो बहुत ज्यादा दुखद है कि लोगों को की सैलरी कम हुई प्राइवेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले लोग काम कराते हैं और बहुत सारे काम कराते हैं, कम पैसा देते हैं. ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद इकोनॉमी ऑफ अदर नेशंस विद फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल. अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? आपको अपनी इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना होता है बाहर की सारी जो संसार की जो अलग देशों की अर्थव्यवस्था उनके साथ में, यानी पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं आप, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, सब जगहों के साथ ट्रेड कर रहे हैं. यानी सारे देशों की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इंडिया adopted globalization 1991 and it led to unrestricted flow of goods, services, technology and expertise between India and rest of the world. ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी देशों से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे थे, हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे जो व्यापार संबंध थे वो अच्छे हो गए और हम सब देशों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया. इट विल फ्लो एक्सपेशली फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया. हमारा ध्येय क्या था, हमारा मेन एम क्या था कि टेक्नोलॉजी आई और नई नई टेक्निक, जो एक्सपर्टीज, जो नॉलेज आएगा वो इंडिया की तरफ आएगा. क्योंकि देखिए एक विकासशील देश, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन को ज्यादा चीजें नहीं दे पाता, वो सिर्फ अपने एक्सपोर्ट करता है, या तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा या और जरूरत का सामान जो उन्हें जरूरत है एक्सपोर्ट कर सकता है. लेकिन वहां से टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज तो आपकी एडवांस नेशन से आती है सारी. देन आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग गिविंग योर वर्क टू समवन, गेटिंग आउटसाइड सोर्सेज टू डू योर वर्क. आउटसोर्सिंग ये होती है अपना काम किसी और को दे दिया. जैसे अगर मैं सैंडविचेस बनाती हूँ, मेरी सैंडविचेस की फर्म है अगर, तो मैं ब्रेड बाहर से बनवा लूँ, मैं ब्रेड खुद ना प्रोड्यूस करूँ, उसे भी आउटसोर्सिंग कहते हैं. बाकी अब आउटसोर्सिंग कैसी चल रही है आपकी? इट इंक्लूड्स हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, बाकी ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनके बीपीओज इंडिया में हैं. यानी कि जो सेल्स सर्विसेज है, कस्टमर जो सर्विसेज है या कुछ मेडिकल एडवाइस की सर्विसेज है, वो हमारे इंडिया में होती हैं बीपीओज में. कॉल सेंटर्स जो कहते हैं ना आप जॉब करनी है वो वाले. दे इंक्लूड कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शंस जो मेडिकल फील्ड में काम आते हैं, देन क्लिनिकल एडवाइस,
टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक, और इस तरह की चीजें जो ब्यूटी एडवाइस वगैरह है वो सब इंडिया के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो करते हैं, बीपीओज में करते हैं, इसलिए रात को ज्यादा काम होता है बीपीओज में वहां के टाइम के हिसाब से। देन बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या है, कॉल सेंटर्स हैव फ्लरिश्ड इन इंडिया ड्यू टू चीप लेबर इंडिया, यहाँ लेबर सस्ता है, ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है इंडिया का, पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो रियायत दे दी है, बहुत रिलैक्स कर दी है, तो अब हमारे देश में कॉल सेंटर लगाना, उसे चलाना बहुत आसान हो गया है, बाकी के देश हमारे देश से काम भी करा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं अपने काम को हमारे देश में। देन इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिमिट क्या होता है, यानी कि अगर आपकी कोई फर्म है उसमें शेयर कितना, मतलब पैसा कितना लगा सकती है एक फर्म बाहर की, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के उनमें इन्वेस्ट कर रही है, तो पहले ऐसा नहीं था, आपका कितना भी अच्छा आइडिया है, कितनी भी अच्छी फैक्ट्री है, बाहर के देश के लोग आपके देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, आपकी फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। ये अभी हुआ 1991 के बाद में, उसके बाद और सारी पॉलिसीज बनी है। तो पहले क्या था, पहले 40% तक आपका लिमिट था कि 40% शेयर कोई बाहर का विदेशी कर लेगा, यानी कि आपका अगर दोस्त है वो कनाडा में रहता है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो 40% यानी अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं आपको बिजनेस के लिए, तो 4 लाख रुपए वो दे देगा, 6 लाख रुपए आपको देना होगा, वो ना 40-60 का रेशियो, जैसे 100 रुपए हैं तो 40 रुपए वो दे और आपके 60 रुपए आप दोगे, इस तरह से रेशियो होता था। लेकिन उसके बाद में 50% हुआ और अब तो 100% तक भी कोई कंपनी यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, बट दे नीड टू कंप्लाई विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, लेकिन फेमा जो एक्ट है उसको उन्हें उनकी बातें माननी पड़ती है उस एक्ट की। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है किसी करेंसी की, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, जो किसी मार्केट में प्राइस चल रहा हो किसी करेंसी का, उसकी खरीद फरोख्त जो होती है, खरीदारी और बेची जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। देखिए डॉलर मार्केट में जो अवेलेबल है वो एक लिमिट में ही है, तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप बहुत सारा पैसा अपना कन्वर्ट नहीं कर सकते रुपए और डॉलर में, लेकिन कुछ जरूरी चीजों के लिए इन चीजों के लिए आप उसको कन्वर्ट करके डॉलर में आप अपना काम चला सकते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि जितना चाहो आप पैसा कन्वर्ट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, अब लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी कौन सी होती है, जो लंबे समय तक आपकी व्यापार नीति चले, वो क्या है, इट इज फ्रेम फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एक्सेप्ट फ्यू गुड्स। ट्रेड यानी व्यापार पे जो भी अड़चने हैं, वो जो भी प्रतिबंध हैं, रुकावटें, वो खत्म कर दी जाती हैं, सिर्फ कुछ वस्तुओं के लिए रोक ली जाती है, जैसे हजार्डस केमिकल, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस वगैरह जो हमने बताया था, आर्ड आपका जो बताया था ARD, वो रोककर बाकी सबके लिए रियायत कर, मतलब ट्रेड कहीं भी करो, कुछ भी करो, लेकिन इन चीजों को, 3 सेक्टर्स को छोड़कर आप कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। रिडक्शन इन टैरिफ्स, टैक्सेशन में जो टैरिफ्स थे वो रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए गए। जैसे अगर मैंने पहले शर्ट का एग्जांपल दिया था, आप कैमरे का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमारा कोई कैमरा 1 लाख रुपए का बनता है और उस पर 100% अगर टैरिफ या ड्यूटी लगा दी जाए, हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, जो 1 लाख का कैमरा हम सेल कर रहे हैं इंडिया में, वो बाहर जाके 2 लाख रुपए का 100% ड्यूटी यानी पूरी की पूरी कीमत बराबर, डबल हो गई वो। अब वो जाकर विदेश में बिकेगा 2 लाख रुपए का। अब अगर उन्हें अवेलेबल अपने देश में कोई कैमरा 1 लाख का है तो हमारा कैमरा बिकने वाला नहीं है। तो टैरिफ जो बैरियर्स थे वो खत्म कर दी गए। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स। कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ती है किसी कमोडिटी की, गुड की, कि वो उसी प्राइस का बिके जहां और प्राइस की चीजें बिक रही हैं। अब हमारा कैमरा 2 लाख का, उनका कैमरा 1 लाख का, तो हमारा कंपटीशन कैसे होगा? प्राइस में तो हार गए ना हम, हमारी चीज महंगी है और महंगी चीजें प्राइस वॉर में हार जाती हैं। इसकी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे जो वस्तुएं हैं वो कंपटीशन में भाग ले सकें, बिक सकें बाहर, इसलिए हमने टैरिफ्स घटा दिए। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, दे हैव बीन टोटली विड्रॉन इन कमिटमेंट टू WTO। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, कोटा जो हमने बताया था ना, इतना ही हम क्वांटिटी अलाउ करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो खत्म कर दी गए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हमने कंप्लायंस दिया है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, इसलिए हम उसको खत्म कर दिया। देन फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स।
फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कौन सी होती है, बस थोड़ा अंदर समझो, ज्यादा अंदर के आपको डीप में नहीं जाना है। डू नॉट नीड लेजिस्लेटिव एक्शन एंड कैन बी कैरिड ऑन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसके लिए लीगल सैंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, कानून व्यवस्था में या जुडिशरी की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन संभाल सकता है, पुलिस वगैरह संभाल सकती है, इसके लिए ज्यादा आपको कोर्ट कचहरी की नहीं जरूरत पड़ती। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स जो थे, दे नीड लेजिस्लेटिव एक्शन एंड कैन नॉट बी कैरिड ऑन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपके नेता वगैरह हैं, जो आपकी मशीनरी है, आईएएस ऑफिसर्स, वो इसको काम नहीं कर सकते, उनके लिए आपको लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है, कानून बनाने की, जुडिशरी की, कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। Then Indian economy during reforms, good effect. अब इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स मैंने गुड इफेक्ट किया है, इसके लिए कोड बनाया है VCCCII, ठीक है। अब इसको आप याद कर सकते हैं इसके हिसाब से, जैसे वाइब्रेंट, V फॉर वाइब्रेंट, I फॉर इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देन C फॉर चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सारे आपके कोड है, इसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। थोड़ा कोड को प्रैक्टिस करनी होती है, और ये जब आपको याद रहता है VCCCIE, तो इससे क्या होगा, आपको आंसर पूरे पॉइंट्स है वो एक हिसाब से याद हो जाएंगे। तो क्या क्या है, वाइब्रेंट इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी बहुत हमारी ग्रो करने लग गई, इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उद्योग में जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, हमारी ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की, फिस्कल डेफिसिट घट गया, भाई आमदनी अच्छी हो रही थी तो अब हमारे डेफिसिट खत्म होने लगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी ठीक हो गया, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, कंज्यूमर को फायदा होने लगा, कंज्यूमर सोवेरेंटी आ गई, इंक्रीज प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ गया 1991 के बाद में, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, बाकी देश हमारे देश में आके ट्रेड कर सकते थे। इंडिया बिकेम अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया तेजी से डेवलप करने लग गई, एंड ऑफ मोनोपोली मार्केट, और जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था उनका वर्चस्व आपका खत्म हुआ, आपके देश में बहुत से प्राइवेट सेक्टर जो आ गई, कंपनी आ गई, और वो कंपटीशन बढ़ गया, मोनोपोली खत्म, मतलब एक का ही राज नहीं रहा, बाकी और भी आ गए यहाँ पे। अब बैड इफेक्ट्स क्या क्या थे, देखिए मैंने यहाँ पे सारे बैड इफेक्ट्स लिखे हैं, अगर आप इनमें से आधे याद करना चाहें आधे याद कर सकते हैं, नहीं तो कोड के हिसाब से अगर आपको आंसर बहुत अच्छी तरह लिखना है, ये हेडिंग्स लिखिएगा, इनमें दो दो लाइन आप अंदर लिख सकते हैं, उसके फालतू जरूरत नहीं होती है, बहुत लेंथी मत लिखिएगा आंसर। क्या होता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, भाई यह आंसर तो हमें बहुत अच्छा याद है, इसे बहुत डिटेल में कर दो, लेकिन नहीं, सारे आंसर्स को इस तरह लिखो कि आपको सब में मार्क्स मिल सके, ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन छोड़ के आगे लॉन्ग आंसर टाइप और बाकी सब करके बहुत अच्छा बड़ा आगे, सबको एवरेज टाइम दो, अच्छा टाइम दो जितना जरूरत है, ठीक है। अब इसका कोड क्या, बैड इफेक्ट का AFDCSS, FDEC UDF ड्यूज, ठीक है। तो आप इसको किसी तरह याद कर सकते हैं और इस पे लिख सकते हैं। देखिए ज्यादा जहां पॉइंट्स हों वहां मैं कोड बना लेती थी अपने पढ़ने के लिए, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्रीकल्चर वॉज नेग्लेक्टेड, ठीक है, वो क्या था, मैंने इसके किस वजह से नेग्लेक्ट हुए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में खेती में जो खेती था उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रिफॉर्म्स की वजह से। डिक्रीज सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट खत्म हुआ, सब्सिडी खत्म, काफी कम हो गई। इंपोर्ट ड्यूटीज थी वो खत्म हुई। अब इंपोर्ट ड्यूटीज का क्या नुकसान हुआ एग्रीकल्चर को, देखिए जब बाहर के देश जो हैं जो अनाज बना रहे हैं और हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई, तो बाहर के देश से अनाज लोग इंपोर्ट करने लगे, जो फैक्ट्रीज थी आटे की मिली थी इंपोर्ट करने लग गई, हमारा देश इंपोर्ट करने लगे, और हमारे देश के जो किसान थे उन्हें लॉस हुआ, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी घटी, बाहर का अनाज अगर सस्ता है तो हमारा अनाज नहीं बिक पा रहा था, ये नुकसान हुआ। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न, हम कमर्शियल क्रॉप की तरफ ज्यादा चले गए, जो नॉर्मल जो अनाज है वो होगा, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हम शुगर केन हुआ, टी कॉफी ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, वो हमने अभी भी क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस आ गए। स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा कमजोर हुआ, हालांकि बढ़ा भी लेकिन थोड़ा फिर भी कमी रही। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, बेरोजगार थोड़ा बढ़ा। डिसइन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कम हुए, ये भी एक दुखद बात थी, क्योंकि देखिए दुखद इसलिए है कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों की सैलरीज नॉर्मली कम होती है, गवर्नमेंट सेक्टर अच्छी सैलरी देता है, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी सोशल सर्विसेज देता है, इसमें लोगों की कमी है पार्शियली कि वो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया देखा जाए तो। फिस्कल क्राइसिस अभी भी थोड़ा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जब हमने घटाई है जो अपने जो एक्सपोर्ट्स हमारे किसी वजह से बाहर के देशों में फ्री प्ले होता है मार्केट फोर्सेस का, कई बार हमारी वस्तुएं कम्पीट नहीं कर पाती और हमें बहुत ज्यादा घाटे भी हो जाते हैं। अर्बन सेंटर्ड ग्रोथ अभी भी
बहुत सारी फैक्ट्री अर्बन एरियाज यानी सिटीज में ही है, शहरों में है, अभी भी गांव में छोटे छोटे जगहों पे फैक्ट्रीज नहीं लग पाई हैं। ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा है, जो चीजें जरूरत भी नहीं है वो भी बन रही हैं, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो कम बन रही हैं, ये कंज्यूमरिज्म कहलाएगा। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, अब बहुत ज्यादा सिर्फ पैसे के लिए दौड़ है, सोशल वेलफेयर के लिए या इंसानियत के लिए कोई कुछ काम नहीं कर रहा है और ना ही देख रहा है। बेस्ट वे फॉर ग्रोथ क्या होता है? एलपीजी शुड बी परस्यूड विद ग्रेटर प्रिकॉशंस। ये एलपीजी की जो पॉलिसी है इसको प्रिकॉशंस के बहुत सावधानी के साथ लगाना चाहिए। कीप चेक ऑन बिग इंटरनेशनल कंपनीज, बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो मनचाहा काम कर रही है, मनचाहे प्राइस दे रही है, मनचाहा जो अपने मन में आ रहा है तो उसी तरह का सामान यूज कर रही है और कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा नुकसान भी कई बार हो रहा है। तो एमएनसीज पे हमें चेक रखने की, उनके पर नजर रखने की जरूरत है, उनके पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। नो कॉम्प्रोमाइज विद नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेशनल और हमारा जो आर्थिक जो हमारा विकास है उसके साथ कोई भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बढ़ावा देना चाहिए। देखिए चाइना मैक्सिमम चीजें अपने यहाँ बनाता है, बहुत कम चीजें इंपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इस तरह हमें भी खाली एमएनसीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने देश की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, ज्यादा फैक्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। चैनलाइज एफडीआई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एफडीआई जो आ रहा है, एमएनसी जो आ रही हैं कंज्यूमर मार्केट में ज्यादा जा रही हैं, वो फैक्ट्रीज लगा रही हैं, जैसे कुरकुरे चिप्स बना रही हैं, आपके स्नैक्स बना रही हैं, आपके छोटी मोटी मशीनरी गाड़ियां बना रही, लेकिन इनसे हमें फायदा नहीं है, कल वो बंद हो गई तो सब कुछ खत्म। लेकिन अगर वही पैसा जो एफडीआई आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे हम सड़कें बनवा लें, अपने पुल बनवा लें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा लें, तो हमें आगे तक भी फायदा इसका होने वाला है, हमारा देश तरक्की करने वाला है। ओके, तो दिस इज पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर 4। समझ में होपफुली आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, इन्हीं से आप आंसर्स दे सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं, इनसे जो हेडिंग होती है उनको ही उल्टा कर लो थोड़ा सा, कि व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। इसमें 2-2, 4-4 लाइन आप ऐड कर सकते हैं। हेडिंग्स यहाँ पे हैं, मैंने आपके जो बुक के जो पोर्शंस थे उनको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप इन हेडिंग्स के हिसाब से अपने आंसर्स लिख सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। Thank you so much. Take care. God bless you and work hard.